ओके। तो आज हम लोग पहले से ही हम लोग को पता है कि हम लोग जो फ्लेक्सिबल में डिजाइन करते हैं कि हम लोगों का 3 ऑप्शन से हम लोग डिजाइन करते हैं, राइट। एक था हमारा एम्पिरिकल मेथड, दूसरा था सेमी एम्पिरिकल मेथड और थर्ड था हमारा थियोरेटिकल मेथड। ठीक है। सो थियोरेटिकल मेथड में हमारा क्या क्या था? व्हाट आर द थियोरेटिकल मेथड्स? हेलो, एम्पिरिकल मेथड क्या था दीपक? यस क्या बोले सर? एम्पिरिकल मेथड के अंदर क्या क्या आएगा? एम्पिरिकल में तो सीरियल सब हाँ सीरियल मेथड एम्पिरिकल में ही था। हाँ, एम्पिरिकल के अंदर आएगा हमारा सीबीआर, फिर हमारा ग्रुप इंडेक्स, हाँ राइट। जी और जो सेमी एम्पिरिकल था इसके अंदर क्या आएगा? ट्राइक्सियल, ठीक। और जो हमारा थियोरेटिकल मेथड इसमें क्या आएगा हमारा? बर्मिस्टर बर्मिस्टर थ्योरी। ठीक है। तो हम लोग ये तीनों हम लोग पहले से हम लोग जानते हैं। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे जो हमारा जो थियोरेटिकल मेथड है उसके ऊपर। ओके। तो इसमें क्या बोला है कि बर्मिस्टर मेथड में क्या करते हैं हम लोग? फाइंड आउट द थिकनेस ऑफ फ्लेक्सिबल मेथड बेस्ड ऑन द मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिफरेंट लेयर। ओके। तो हम लोग फ्लेक्सिबल पेमेंट में कितना लेयर्स रहता है? हाउ मेनी लेयर्स? 4 लेयर। चलिए, क्या क्या है? सबसॉइल, सब बेस वियरिंग कोर्स। सब सब ग्रेड सब बेस क्वेरिंग कोर्स। ठीक है। तो ये हमने बेस बाद में जो हम लोग रिसर्च किया तो हम लोगों को ये पता चला। ठीक है। तो पहले से तो हम लोगों को ये पता नहीं था। ठीक। तो पहले इनिशियल में क्या था कि हम लोग सिर्फ डिजाइन करते थे सिंगल लेयर, एक ही लेयर होगा, एक ही लेयर में हम लोग पूरा रोड को डिजाइन करते थे सिंगल लेयर। ये इन्वेंट किया था बोस्निक्स ने। ठीक है। बोस्निक्स इक्वेशन से हम लोग ये सिंगल लेयर को हम लोग डिफाइन करते थे। ओके। फिर उसके बाद हमारा जो बर्मिस्टर आया, बर्मिस्टर ने क्या किया? बर्मिस्टर ने इसको 2 लेयर में डिवाइड कर दिया। ओके। फिर उसके बाद मॉडिफाइड होते हुए वो अभी 4 लेयर में आया है। ओके। ओके, समझ में आया ये वाला पोर्शन? यस तो बोस्निक्स का कुछ एजम्पशंस था। क्या क्या एजम्पशन था? जो भी हम लोग मटेरियल्स लेंगे ये मटेरियल्स आइसोट्रोपिक, होमोजेनियस और लीनियर इलास्टिक होगा। ओके। तो आइसोट्रोपिक का मतलब क्या है? आइसोट्रोपिक का मतलब है ये जो हम लोग मटेरियल लेंगे उसका हर एक डायरेक्शन में उसका प्रॉपर्टी सेम होगा। ओके। सो ऑल डायरेक्शन में हमारा जो भी प्रॉपर्टी हम लोग मटेरियल्स लेंगे, एग्रीगेट्स उसका या फिर बिटुमेन लेंगे उसका क्वालिटी और या फिर प्रॉपर्टी जो है वो सेम रहेगा। ठीक है। सो वो हो गया हमारा आइसोट्रोपिक। ठीक है। होमोजीनियस मतलब क्या है? होमोजीनियस मतलब जो सेम प्रॉपर्टी इन ऑल लोकेशन। आइसोट्रोपिक मतलब था वो डायरेक्शन में। ठीक है। अब जो हम लोग को जो एग्रीगेट्स और या फिर बिटुमिनस दे रहे हैं उसका जो प्रॉपर्टी होगा ये हर एक लोकेशन में वो सेम रहेगा। ठीक। ओके। और लीनियर इलास्टिक क्या होता है? व्हाट इज लीनियर इलास्टिक? लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में जो इलास्टिक रहेगा सर। हाँ, लीनियर डायरेक्शन में वो जो सेम प्रॉपर्टी रहेगा। सो ये जो मटेरियल्स हम लोग यूज करेंगे इनमें तीनों होना चाहिए, आइसोट्रोपिक भी होना चाहिए, होमोजेनियस भी होना चाहिए और लीनियर इलास्टिक भी होना चाहिए।
सो ये था हमारा फर्स्ट एजम्पशन, समझ में आया? ठीक है ना? सेकंड पॉइंट में क्या बोला? सेकंड पॉइंट में बोला है सरफेस लेयर इनफाइनाइट इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन एंड फाइनाइट इन वर्टिकल डायरेक्शन। ओके, तो मतलब क्या है ये हमारा जो सरफेस लेयर है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन तो हम लोग कोई किसी भी हम लोग तो इसको हम लोग डिफाइन कर नहीं सकते, राइट? कि ये रोड कितना लंबा होगा ये हम लोग कभी डिसाइड नहीं कर सकते, बट इसका जो थिकनेस होगा वो हम लोगों के पास जानना जरूरी है। ठीक है, सो surface layer infinite in horizontal direction and finite in vertical direction। सेकंड पॉइंट समझ में आया? यस सर। थर्ड पॉइंट में क्या बोला है? मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी हम लोगों को ई से डिफाइन करते हैं, इज रिड्यूसिंग टॉप टू बॉटम। मतलब यहाँ पे हमारा मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी सबसे ज्यादा होगा और यहाँ पे हमारा मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी सबसे कम होगा। क्यों कम होगा? एनी आइडिया? यहाँ पे सबसे ज्यादा क्यों होगा? सर टॉप लेयर जो होगा सर वो डायरेक्ट फ्रिक्शन के कांटेक्ट में आएगा, वहां पर हमको यस, बहुत अच्छा मटेरियल यूज जो करना टॉप पड़ेगा। लेयर आएगा उसमें हमारा व्हील लोड आएगा, डायरेक्ट प्रेशर आएगा, इसलिए हमारा यहाँ पे मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी सबसे ज्यादा देना पड़ेगा। और इसके बाद हमारा ये लोड जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, तो यहाँ पे हम लोगों का जो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी है वो हमारा रिड्यूस हो जाएगा। तीनों पॉइंट समझ में आया? सर रिड्यूस कैसे, मतलब क्या, कैसे, मतलब ऊपर ज्यादा और नीचे कम हो रहा है सर? ओके, हमारा ये तो टॉप लेयर है ना, ये सरफेस लेयर है, वो बिटुमिनस लेयर है। वो तो समझ रहे कि ऊपर वाला में ज्यादा फ्रिक्शन होगा, लेकिन मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी से ऊपर में ज्यादा और नीचे कैसे कम, क्या मटेरियल में, मतलब कैसे होगा मटेरियल का मतलब? ओके, हम लोग बोलते हैं ये हमारा एक व्हील लोड है, व्हील। ठीक है, तो व्हील हमारा सबसे ज्यादा प्रेशर कहाँ पे देगा? यहाँ पे देगा, टॉप सरफेस। सरफेस में। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी सबसे ज्यादा देंगे, फिर हमारा ये जो लेयर है ये खराब नहीं होगा। बट अब जो जो प्रेशर है ये तो हमारा डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहा है ना, लोड जो है वो हमारा डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। यस सर। तो जब डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है तो यहाँ पे उतना मॉड्यूलस ऑफ अपग्रेड देने का जरूरत नहीं है हमारा। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी टॉप में हाँ, ज्यादा मॉड्यूल देंगे का मतलब है कि मटेरियल ज्यादा डेवलप देंगे होगा, क्या? डेवलप होगा ज्यादा, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऊपर में डेवलप होगा, नीचे में कम होगा, क्योंकि सर स्ट्रेस अच्छा, जो है ऊपर में ज्यादा हो रहा है। ये डेवलप वाला बात है क्या? हमको लगा हाँ, मटेरियल से हो रहा है कुछ। मटेरियल भी नहीं, उसी हिसाब से ना देना पड़ेगा कि ज्यादा से ज्यादा। यहाँ पे जो मटेरियल का हम लोग तो फ्लेक्सिबल पेमेंट इससे आगे भी पहले पढ़े थे कि हम लोग जो टॉप सरफेस होगा उसका क्वालिटी सबसे अच्छा देंगे। हाँ हाँ, वो ठीक है तो। ना? और जो सब ग्रेड सॉइल है उसका क्वालिटी उतना प्रोवाइड हम लोग नहीं करते हैं। तो यहाँ पे अगर हमारा मटेरियल का क्वालिटी अगर सबसे ज्यादा होगा तो ऑब्वियसली यहाँ पे मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी भी ज्यादा ही होगा। ऐसे ज्यादा डेवलप होगा। ठीक है, और डेवलप वाला, हाँ ठीक है सर, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग चले जाते हैं, तो ये तीनों एकदम से समझ में आया ना? नेक्स्ट हमने ये क्या था, हमने जो पहले बोला कि ये बोसनिक इक्वेशन है और ये बर्मिस्टर इक्वेशन है, बर्मिस्टर टूलियर थ्योरी। तो हमारा ये सर साउंड नहीं आ रहा। माइक ऑफ हो गया। सॉरी म्यूट हो गया, तो सॉरी। तो हमारा ये बोसनिक इक्वेशन है और ये हमारा बर्मिस्टर टूलियर थ्योरी है। ठीक है, तो हम लोगों को क्या करना है, ये हमारा ऊपर में हमारा टॉप लोड आएगा, राइट? यहाँ पे भी हमारा टॉप लोड आएगा, यहाँ पे भी हमारा टॉप लोड आएगा। ओके, तो हमारा क्या है, जब हम लोग सिंगल लेयर प्रोवाइड करेंगे तो हो जाएगा, जब 30% स्ट्रेस रिड्यूस करने के लिए हम लोगों का कितना डिस्टेंस तक लेना पड़ रहा है, H इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ A। ठीक है, ये क्या है, व्हाट इज ए?
रेडियस ऑफ कॉन्टेक्ट एरिया। ठीक है, तो हमारा जब हम लोग सिंगल लेयर प्रोवाइड कर रहे हैं तो हमारा जो डेप्थ है 30% रिडक्शन के लिए हम लोग का ट्वाइस ऑफ रेडियस ऑफ द कॉन्टेक्ट एरिया लेना पड़ रहा है। ठीक है, दैट इज इन द बॉस्निक इक्वेशन। ओके, बट बर्नस्टेल टू लेयर थ्योरी में क्या बोला है, इसमें हम लोग की दो अलग अलग डिफरेंट लेयर्स लेंगे, वो अगर यूज करते हैं तो 30% रिडक्शन हम लोगों को H इक्वल्स टू A हाइट में मिल जाएगा। ठीक है, समझ में आया? सर ए क्या बोले, कॉन्टेक्ट एरिया है? रेडियस ऑफ कॉन्टेक्ट एरिया, देखो ऊपर में लिखा हुआ है। ठीक है, रेडियस ऑफ कॉन्टेक्ट एरिया। तो हम लोग को जो ये बर्नस्टेल थ्योरी है, ये हम लोग कैसे करते हैं, रिइंफोर्सिंग एक्शन कंस्ट्रक्टेड द पेमेंट विथ टू डिफरेंट लेयर हैविंग डिफरेंट प्रॉपर्टीज। ठीक है, और क्या बोला है, मटेरियल क्वालिटी इज गुड इन अपर मोस्ट लेयर। ठीक है, ये मैंने पहले तुम लोगों को बताया कि हमारा जो टॉप सरफेस होगा इसका मटेरियल क्वालिटी सबसे अच्छा होगा। ओके, तो हम लोगों का ये पेमेंट है, तो हम लोगों को ये डिनोट करते हैं E1 और ये है हमारा E2। ओके, सो ऑब्वियसली E1 विल बी ग्रेटर देन द E2। ठीक है, और हम लोग इसको ये भी करते हैं EP और ये है हमारा ES। EP और ES समझ में आया? दैट इज फॉर पेमेंट एंड दिस इज फॉर द सबग्रेड। ओके, ठीक है, सो व्हाटएवर द लोड इज, हाँ बोलो। ठीक है सर। Okay, so whatever the load is applied on the top layer slowly start to reduce। ठीक है, जो हम लोग बर्नस्टेल टू लेयर थ्योरी को यूज करेंगे। For single layer reduction is stress is 30% at H equals to 2A and for double layer H equals to A at 30%। सो अगर हम लोग ये दोनों इक्वेशन हम लोग लेंगे तो कौन सा ज्यादा इकोनॉमिकल होगा? Which one will be the economical? बर्नस्टेल सर, बर्नस्टेल लेयर थ्योरी इकोनॉमिकल होगा क्योंकि हम लोगों का इसमें थिकनेस डेप्थ का बात। ठीक है, डेप्थ हमारा रिड्यूस हो रहा है, इसलिए हम लोग बर्नस्टेल टू लेयर थ्योरी को यूज करते हैं। ओके, समझ में आया ना? यस सर। अब चले जाते हैं इसका जो स्टेप्स है। तो इससे पहले तुम लोग अपना अपना कॉपी लेके बैठे हो ना, तो ये दो फॉर्मूला जो है वो याद रखना। क्या बोला है, डिफ्लेक्शन अंडर रिजिड प्लेट के लिए, मतलब अगर ओवर सॉइल सबग्रेड और ओवर द पेवमेंट होगा तो डेल्टा इक्वल्स टू 1.18 P into A into F2 by ES। ठीक है, फॉर द रिजिड प्लेट एंड फॉर द फ्लेक्सिबल प्लेट व्हील लोड, इन केस ऑफ द व्हील लोड डेल्टा इक्वल्स टू 1.5, ये पॉइंट है 1.5 PA into F2 by ES। ओके, तो डेल्टा क्या है हमारा, डेल्टा है हमारा डिफ्लेक्शन कितना हो रहा है। ओके, और इस P है हमारा कांटेक्ट प्रेशर। ओके, ये क्या है हमारा, रेडियस ऑफ प्लेट और द रिजिड प्लेट। रिजिड प्लेट में ये होता है हमारा A, बट फॉर फ्लेक्सिबल प्लेट में ये हो जाता है हमारा रेडियस ऑफ द कांटेक्ट एरिया। फॉर फ्लेक्सिबल प्लेट A इक्वल्स टू, ये मतलब है हमारा रेडियस ऑफ द कांटेक्ट एरिया, एंड फॉर द रिजिड प्लेट और ओवर द सॉइल सबग्रेड और ओवर द पेवमेंट A इक्वल्स टू रेडियस ऑफ द प्लेट। F2 है हमारा डिफ्लेक्शन फैक्टर एंड ES इक्वल्स टू हमारा होता है मॉड्यूलस ऑफ सबग्रेड। ये हम लोगों को थोड़ी देर में पता चल जाएगा क्या है क्या है। ओके, तो ये दो फॉर्मूला तुम लोगों को याद रखना होगा। और रिजिड प्लेट के लिए 1. हाँ बोलो। ये इंपेरिकल फार्मूला है? हाँ, एम्पिरिकल फार्मूला है। तो सर इसमें तो मतलब यूनिट का भी ख्याल रखना पड़ता होगा? हाँ हाँ, यूनिट का ख्याल रखना पड़ेगा। जो डिफ्लेक्शन है ये हम लोगों को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना जरूरी है। डिफ्लेक्शन जो भी होगा ट्राई करना सेंटीमीटर में देने के लिए।
ओके, तो सर न्यूमेरिकल जब करेंगे सर एम्पिरिकल term का फॉर्मूला सर मतलब, हेलो हाँ बोलो बोलो। सर, एम्पिरिकल फॉर्मूला मतलब ये मतलब एक्सपीरियंस बेस्ड फॉर्मूला होता है क्या? उससे कोई हाँ मतलब, एक्सपीरियंस, ये तो मैंने पहले ही तुम लोगों को जो पहले क्लास के स्टार्टिंग में हम लोग बोले थे कि ये थियोरेटिकल मेथड है, राइट। ये सर ये जो है वो बॉस्निक सॉरी बर्मिस्टर ने ये इसको डिजाइन किया है। ओके, ये न्यूमेरिकल करते करते हम लोगों को बस समझ में आएगा। तो इसका जो है डिजाइन हम लोग 6 स्टेप में हम लोग करना करते हैं, 6 स्टेप्स में। ओके, तो फर्स्ट स्टेप क्या है, हम लोगों का मॉड्यूलस ऑफ सॉइल्स अपग्रेड दैट इज ईएस हम लोगों को डिफाइन करना है, दैट इज ईएस। फर्स्ट है हमारा ईएस को डिफाइन करेंगे। ओके, तो इसमें हम लोग क्या यूज करते हैं, प्लेट लोड टेस्ट कंडक्ट करते हैं ऑन सॉइल्स अपग्रेड के ऊपर। ओके, so when we conduct a plate load test on soil subgrade pavement thickness is 0। तो ऑब्वियसली ये बात है कि अगर हम लोग, ये हमारा पेमेंट है, ठीक है, यहाँ पे अगर हम लोग टेस्ट करेंगे तो थिकनेस कितना हो जाएगा हमारा, 0। ठीक, सॉइल थिकनेस के ऊपर अगर हम लोग करेंगे तो ओके। क्या? क्या बोला कि when we conduct the plate load test on soil subgrade, ठीक है, तो सॉइल अपग्रेड के ऊपर हम लोग जब हम लोग प्लेट लोड टेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, ये प्लेट लोड टेस्ट कर रहे हैं, तो इसका थिकनेस तो अभी हम लोग कितना लेंगे, 0 0। 0 लेंगे। सो वही बोला है। सो यहाँ पे मतलब H/A मतलब कितना हो जाएगा हमारा थिकनेस H0 है, तो 0/A ऑब्वियसली हमारा 0 होगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारा अगर H/A का वैल्यू अगर 0 है तो ES by EP हम लोगों का हो जाएगा 1। ठीक है, और ES by EP अगर 1 हुआ तो F2 हो जाएगा हमारा 1। अब तुम लोग बोलोगे ये कहाँ से मिला, राइट, तो ये मिला हम लोगों को डिफ्लेक्शन चार्ट से। ओके, तो डिफ्लेक्शन चार्ट भी हमारे पास है, तो ये समझ में आया। एक सेकंड, ये है हमारा डिफ्लेक्शन चार्ट। ओके, तो ये है हमारा H/A का वैल्यू और ये है हमारा डिफ्लेक्शन फैक्टर F2। ओके, तो हमारे पास H/A का वैल्यू हमारे पास कितना है, 0। ओके, तो हमारे पास ES by EP कितना हो जाएगा, यहाँ पे आएगा 1। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? 1 कैसे हुआ सर, 0 आ गया? हमारा ये अगर 0 होगा तो ES by EP का ये कार्व जो है ये हम लोग 1/2 से देते हैं। ठीक है, बट हम लोग ये एज्यूम कर लेते हैं कि ES by EP इक्वल्स टू उस कंडीशन में वो 1 होगा। ओके, ठीक है, तो 1 होगा तो हमारा F2 का वैल्यू हम लोग इस पोजीशन में हम लोग इसको 1 कंसीडर करते हैं। 1 है यहाँ पे। ठीक है, तो ये था हमारा स्टेप 1। फिर हमारा F2 का वैल्यू 1 तो आ गया। हाँ बोलो। H तो 0 हुआ सर, तो H/A 0 हुआ, ये समझ में आया। तो हाँ ES/EP 1 कैसे हुआ ये नहीं समझ आया। इसके बाद ये समझ में आया कि फैक्टर, डिफ्लेक्शन फैक्टर जो है सर वो 1 होगा, लेकिन ES/EP का वैल्यू 1 वो नहीं समझ आया। ओके 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 ओके, अच्छा ठीक है। ये जो चार्ट है ये हम लोग कहाँ से मिलता है, ES by EP फॉर ये इस पोजीशन में है, राइट।
ठीक है, इस पोजीशन में इसका वैल्यू कितना है हमारा 1/2। ओके, तो यहाँ से अगर हम लोग लेंगे तो ये नीचे से आएगा अराउंड 0.25 और आसपास। ओके, तो फिर अगर हम लोग इसको अगर एक्सटेंड करते हैं तो फिर यहाँ पे और एक वैल्यू आएगा जिसका वैल्यू हमारा 1 होगा। समझ में सर आया? हाँ, जैसे सर आप बोल रहे हैं h/a का वैल्यू अगर 0 है सर, तो ये ES/EP का तो वैल्यू सारा हो सकता है ना सर, कुछ भी हो सकता है ना, क्योंकि नहीं 0 पे तो सब लाइक कर रहा है। नहीं 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 नहीं, ES/EP हाफ हम लोगों को कहाँ पे मिल रहा है? ES/EP हम लोगों को मिल रहा है अराउंड 0.25 में। ठीक है, सर वही ना 1 बोल 0.25। रहे हैं आप, हाँ ES/EP 1 नहीं ना बोल रहे हैं आप? हाँ, ES/EP हम लोग 1 बोल रहे हैं। तो ये तो जितना उसका नीचे, सुनो, ये जितना नीचे जाएगा तो उसका वैल्यू उतना घटेगा। और ये हाँ हाँ, एजम्पशन ये पहले से ही हम लोगों के पास डिस्कस हुआ ही है कि अगर हमारा h/a का वैल्यू अगर 0 होगा तो ES/EP का वैल्यू 1 है और F2 का वैल्यू 1 ही होगा। ठीक है, ये तुम लोगों को याद ही रखना पड़ेगा कि बाकी सारे चीज में तुम लोगों का वो ग्राफ काम में आएगा, बट फॉर 0 वैल्यू तुम लोगों का ये लेके ही करना होगा। समझ ठीक में है सर। आया? ओके, तो यहाँ से हम लोगों को क्या फाइंड करना है? हम लोगों का मॉड्यूलस ऑफ, फर्स्ट में हमारा फर्स्ट स्टेप क्या था? हम लोगों को फाइंड करना था मॉड्यूलस ऑफ सॉइल्स अपग्रेड फाइंड करना। दैट इज आवर फर्स्ट स्टेप। So okay, so delta equals to 1.18 P into A by ES into F2. Okay, तो ऑब्वियसली हमारा ES का क्या फॉर्मूला आएगा? 1/1.18 into P into A by डेल्टा into F2, और F2 का वैल्यू हमारा 1 है, तो ES का वैल्यू आ जाएगा हमारा 1.18 P into A by डेल्टा। तो स्टेप 1 समझ में आया? यस सर। ओके, नेक्स्ट स्टेप 2 में क्या बोला है? स्टेप 2 में है हमारा ओवर द पेमेंट सर्विस फॉर न्यू वैल्यू ऑफ F2। हम लोगों का न्यू सरफेस में हमारा F2 का वैल्यू फाइंड करना है। ओके, तो अभी हम लोगों का ये जो डिस्टेंस है, हम लोग पहले क्या किए थे? हम लोग सॉइल अपग्रेड के ऊपर किए थे, तो उसका एज का वैल्यू था हमारा 0, राइट? एज इक्वल टू 0 था। तो अब हमारा इस सम डिस्टेंस है, दैट इज एज। ओके, और रेडियस ऑफ ये भी हम लोगों को याद रखना पड़ेगा, ये क्वेश्चन में ज्यादा नहीं दिया रहता है, और दिया भी रहता है डी का वैल्यू हमारा, डी का वैल्यू हमेशा दिया रहता है, डी इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। तो डी का वैल्यू अगर 30 सेंटीमीटर हो जाएगा तो रेडियस और ए का वैल्यू होगा हमारा 15 सेंटीमीटर। ओके, तो यहाँ से हम लोगों का वो सेम फॉर्मूला यूज करेंगे। सो ये जो फॉर्मूला था F2, यहाँ पे यहाँ से F2 इक्वल्स टू हम लोगों को फाइंड करना है। F2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? ES इंटू डेल्टा बाय 1.18 इंटू P इंटू A। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया? आया सर। डेल्टा का वैल्यू दिया हुआ है सर। क्या? बोलो बोलो। डेल्टा का वैल्यू दिया है। डेल्टा का वैल्यू दिया रहेगा क्वेश्चन में। तो फर्स्ट में हम लोग मॉड्यूलस ऑफ सबग्रेड जो ES का वैल्यू फाइंड किए, ये ES हर एक जगह पे यूज होगा, ये याद रखना। ये ES जो है वो हर एक जगह पे यूज होगा। फिर स्टेप 2 में हम लोग क्या करना है? न्यू डिफ्लेक्शन फैक्टर को हम लोग को फाइंड करना है, दैट इज द F2। F2 कैसे फाइंड करेंगे? ES इंटू डेल्टा बाय 1.18 इंटू PA। ओके, नाउ स्टेप 3 में क्या आएगा? F2 और HA का वैल्यू हम लोग के पास है, F2 हमारे पास निकल गया, H/A का वैल्यू भी हम लोग के पास पता है। सो वहां से हम लोगों के पास क्या आ जाएगा?
ES बाई EP का वैल्यू हम लोग के पास डिफाइन हो जाएगा। ठीक है, फ्रॉम चार्ट से हम लोग के पास F2 का वैल्यू है, हम लोग के पास H बाई A का वैल्यू है, सो ES बाई EP का वैल्यू हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, स्टेप 3 समझ में आया? एक बार एज्यूम करके बता दीजिए। H by A का वैल्यू मान लिया 2 है तो सुना नहीं, फिर से बताओ। एक बार एज्यूम करके बताइए ना, H by A का वैल्यू यदि 2 है और F2 का वैल्यू कुछ है 0.6 तो ES by AP का वैल्यू क्या होगा? ग्राफ निकालिए। तुम्हारा वॉइस क्लियर नहीं हो रहा है। सर बोल रहा है कि सर ऊपर का कोई वैल्यू एज्यूम करके सर इसको बना दीजिए सर। हाँ, न्यूमेरिकल हम करेंगे, न्यूमेरिकल हाँ, इसके ठीक है बाद ही सर। हम न्यूमेरिकल लेंगे तो और डिटेल्स में समझ में आएगा। ओके, ठीक नेक्स्ट स्टेप, ठीक स्टेप 4 में बस ES बाई EP का वैल्यू हम लोगों को वो ग्राफ से हम लोग फाइंड कर लेंगे। स्टेप 5 में अब क्या आ जाएगा, ये जो 1 to 4 जो था ये हम लोग पास रिजिड प्लेट के लिए था। ओके, स्टेप 1 to 4 था हम लोग के पास रिजिड प्लेट के लिए। स्टेप 5 में हो जाएगा वो फ्लेक्सिबल प्लेट के लिए। फ्लेक्सिबल प्लेट का हम लोग का फॉर्मूला पता है, डेल्टा इक्वल्स टू 1.5 PA into F2 by ES। ओके, तो यहाँ पे 1.5 हम भी कर सकते हैं सर। 1.5, ये मैंने पहले तुम लोग को बताया ना, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया, ये 1.5 सॉरी। ठीक है, 1.5 है। ठीक है, 1.5 PA by ES into F2। एक्चुअली मैंने फोटो लेके खींचा था ना, तो उस टाइम वो क्या हो गया पता नहीं, इसलिए वो शायद गायब हो गया। ओके, तो जो भी है, तो यहाँ पे हम लोगों को क्या होगा, इसमें A का वैल्यू चेंज हो जाएगा, राइट, ES का वैल्यू सेम रहेगा, P का वैल्यू भी हमारा चेंज होगा। ओके, तो यहाँ पे हम लोग आते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम लोग क्या था, हमारा जो लोड था वो इस टाइप का रेक्टेंगुलर लोड आ रहा था, बट यहाँ पे हम लोगों का क्या होगा, यहाँ पे वो सर्कुलर लोड और व्हील लोड यहाँ पे अप्लाई होगा। ठीक है, तो ये स्टेप 5 में हमारे पास ये हो गया, डेल्टा इक्वल्स टू 1.5 PA बाई ES into F2। यहाँ से हमारा F2 का वैल्यू फाइंड करना है। ओके, स्टेप 6 में क्या है हमारा, F2 और ES बाई EP का अगर वैल्यू है हम लोग के पास, सो हम लोग का HA का जो न्यू एक H बाई, हम लोग के पास F2 का वैल्यू आ जाएगा, हमारे पास ES बाई EP का वैल्यू आ जाएगा, हम लोग का H बाई A फाइंड करना है। ओके, तो H बाई A अगर हम लोग को फाइंड हो जाएगा, ठीक है, हम लोग को A का वैल्यू पता है, तो हम लोगों का ओवरऑल थिकनेस हम लोगों को पता चल जाएगा। दैट विल बी इन द स्टेप 6। ओके, सो F2 और ES बाई EP का वैल्यू पता है, सो न्यू वैल्यू ऑफ H बाई A इक्वल्स टू, हम लोग X पकड़ के चलते हैं, सो H इक्वल्स टू X into A। ठीक है, तो 6 स्टेप समझ में आया? हाँ सर, न्यूमेरिकल में बताइएगा तो अच्छे से आ जाएगा सर फिर। ठीक है, तो न्यूमेरिकल में तुम लोगों के पास कॉपी और पेन है तो लिखो, करने में समझ में आएगा फिर। उसमें क्या बोला है कि प्लेट लोड बियरिंग टेस्ट कंडक्टेड विथ 30 सेंटीमीटर डाया प्लेट लोड plate on a soil subgrade yielded a pressure of 1 kg per centimeter square at 5 mm deflection। ओके, सो हमारा यहाँ पे क्या बोला, प्लेट लोड हैविंग टेस्ट कंडक्टेड विथ 30 सेंटीमीटर डाया, तो हमारे पास D का वैल्यू है 30, सो A का वैल्यू कितना हो जाएगा, व्हाट इज A, A का वैल्यू कितना होगा, हाँ 15 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर, 30/2 that is 15 centimeter, right? Okay, dia plate on a soil subgrade yielded a pressure of 1 kg per centimeter square। ये क्या है हमारा 1 kg per centimeter square, P कॉन्टैक्ट का वैल्यू है, कॉन्टैक्ट प्रेशर P at 5 mm deflection, that means delta का वैल्यू। ओके, so a test is carried out over 18 centimeter base course। ये हम लोग कहाँ पे आएगा, स्टेप
F2 में, ओके, जो हमारा यहाँ पे जो हाइट आया है h, इसका वैल्यू दिया है यहाँ पे 18 सेंटीमीटर, ठीक है। आउट ओवर 18 सेंटीमीटर बेस कोर्स yielded pressure of 5 kg per centimeter square at 5 mm deflection, ठीक है। तो सेकंड टाइम पी का वैल्यू आएगा। सो क्या बोला है, yielded pressure of design the section of pavement for wheel load a 4100 kg with a tire pressure of 6 kg per centimeter square and allowable deflection is 5 mm use permission, ओके। तो स्टेप वाइज कैलकुलेशन करो तुम लोग। फर्स्ट में हम लोग को क्या डिफाइन करना है, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सॉइल्स ऑफ ग्रेड, पहले ये डिफाइन करो। विवेक समझ में आया? विवेक, यस सर। न्यूमेरिकल सब सॉल्व करो। तो सॉल्व कर रहे थे। ठीक करो। और कौन है? सर F2 का वैल्यू क्या लेंगे सर? F2 का वैल्यू मैंने पहले क्या बताया, यहाँ पे हम लोग कहाँ पे टेस्ट कर रहे हैं, सॉइल्स अपग्रेड में। सॉइल्स अपग्रेड मतलब क्या है, 0 एच 0 का वैल्यू 0, फिर हमारे F2 का वैल्यू कितना होगा 0.25 0.25। ये किसका वैल्यू आया 0.25, किसका वैल्यू आया? सर F2 के लिए लेंगे ना सर? F2 का वैल्यू 1 होगा, पहले तो तुम लोग को बताया था। yes by F2 equals to 1 होगा तो F2 1 equals to 1। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी 3.5 कितना आ रहा है 3.5 3.5 3.5। अच्छा ये नहीं, तुमने एक गलती किए हैं, गलती की हो। अच्छा वो जो डिफ्लेक्शन था वो mm में था, यस सर। राइट? उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट किए। तो 35 हो जाएगा 35 35.4 kg, ठीक है। ये हमारा स्टेप 1 आ गया, ठीक है। अब स्टेप 2 करो। स्टेप 1 किसको किसको समझ में नहीं आया बताओ। अभिषेक सुमन, 35.4 आया क्या सर? हाँ 35.4 राइट है। नेक्स्ट स्टेप 2 करो। स्टेप 2 में क्या फाइंड करना है हम लोगों के पास, हम लोगों को न्यू F2, F2 ठीक है। फाइंड करो, हम लोग दिखा देते हैं सर, ये देखो। यहाँ पे P का वैल्यू कितना होगा
5 लेंगे। हाँ 5 हाँ 6 होगा ना सर? क्यों 6 होगा? क्वेश्चन में दिया क्वेश्चन हुआ में है क्या सर, बोला है? 6 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अरे देखो, तुम फिर क्वेश्चन में देखो, ये जो यहाँ से क्या लिखा है, ए टेस्ट इज कैरिड आउट ओवर 18 सेंटीमीटर बेस कोर्स यील्डेड प्रेशर हाँ, ऑफ 5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर ओके। एट 5 mm डिफ्लेक्शन। 5 होगा इसमें ना? हाँ तो क्वेश्चन में तो और- दिया ही है यस सर। 0.2 से 0.2 आया है हमारा F2 का वैल्यू। ठीक है, अब स्टेप 3 में क्या फाइंड करना है? h बाई a का वैल्यू हम लोग को बस फाइंड करना है, F2 और h बाई a का वैल्यू। हमारे पास F2 का वैल्यू आया है 0.2 सेंटीमीटर, यस h का वैल्यू कितना है? 18 सेंटीमीटर 80 सेंटीमीटर। a का वैल्यू कितना है? 15 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर। सो h बाई a मतलब कितना हो जाएगा? कितना? 5.3 सर। 5.3। यस क्या करें, h है हमारा 18, a है हमारा 15। 6/5 सर। 6/5, हाँ 6/5 हाँ। मतलब 1.2 सेंटीमीटर। 1.2 हाँ सर, ठीक है। 1.2। तो हमारा F2 और h बाई a का वैल्यू मिल गया। F2 कितना है? 0.2, राइट। F2 0.2 है और h बाई a का वैल्यू है हमारा अराउंड 1.2। ओके, 1.2 मतलब इस जगह पे आएगा, तो इसका वैल्यू अराउंड यहाँ से टच कर, सॉरी सर F2 का कितना है सर? F2 का 1.8 0.2 सेंटीमीटर 2। 0.1571। हाँ नहीं, कैलकुलेशन ठीक से करो। सर कॉन्टेंट प्रेशर 5 लेना है और इसमें ए का वैल्यू कितना लेंगे सर? एक वैल्यू तो हम लोगों के पास 15। 15 और ऊपर से ES का वैल्यू वही लेंगे ना 35.4। हाँ हाँ 35.4। और डेल्टा का वैल्यू लेंगे 0.5। डेल्टा का वैल्यू होगा 0.5। हाँ कैलकुलेशन करते हैं। कितना आ रहा है? 0.2 ही आएगा सर। 0.11 सर, ये 0.157। 0.1। तुम्हारा शायद कैलकुलेशन में कुछ गलत हो रहा है। ठीक है, इसको कैलकुलेटर में डाला पता 0.5 into 35.4 divided by डिवाइड बाय 1.18 1.5 हाँ 1.18 into सर 5। एग्जैक्टली 0.2 आएगा सर। यस हाँ एग्जैक्टली 0.2 आएगा सर। हाँ वही तो हम बोले हैं, तुम्हारे कैलकुलेशन में गलती किए हो। ओ वो अच्छा, नहीं होगा नहीं सर, वो 0.5। हम इसका ये ले लेते सर, फ्लेक्सिबल ले लेते। हाँ फ्लेक्सिबल सब क्या कैसे होगा?